आज भले ही दुश्मनी हो लेकिन कल अगर दोस्ती हो तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार इसमें चूक रहे हैं और लगातार जो कह सकते हैं कि जिस भी पाले में जाते हैं उसका तो खूब बखान करते हैं, लेकिन जहां से आते हैं उसकी तमाम सारी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। जो इंडिया गठबंधन के इस मंच पर एक साथ आए, हालांकि वहां पर फिर यहाँ जो नीतीश कुमार हैं उन दलों ने उन्हें यहाँ पर संयोजक के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ से अलग हो गए हैं तो निश्चित रूप से देखिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र नहीं है। ममता बनर्जी को देखिए आप, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल को लेकर रुख साफ कर दिया है कि सभी 42 सीटों पर वे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, वो वाकई में चिंता का विषय है इंडिया गठबंधन के लिए। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की है तो इन बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी हैं, कुल मिलाकर सरकार बन गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन सरकार चलाना और किस तरह चलाना ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल तक आप उन तमाम चीज़ों का विरोध करते थे, तमाम चीज़ों के बारे में आप जो हल्ला बोल करते थे, आज उन्हीं के साथ में आप सरकार चलाओगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। मत का फैसला 2025 के चुनाव में होगा, चूँकि 2024 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो है 7-8 सीटें उनके आ ही जाएंगी। लेकिन 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दरअसल उस चुनाव में ये तय होगा कि नीतीश कुमार की अब राजनीतिक हैसियत बिहार में कितनी जो है बची रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। तो फाइनली आज नीतीश कुमार ने 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ वही नीतीश जो है इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर चले गए हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अब इंडिया गठबंधन का भविष्य किस ओर जाएगा, और वहीं कई सवाल खड़े होते हैं नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने सत्ता पलट की हो। इससे कई बार इससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने दल बदल की राजनीति की है। लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार का यह आखिरी दौर है और अब नीतीश कुमार का सत्ता में वापसी करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा जो है कह सकते हैं रणनीति बनाई लोकसभा चुनाव से पहले, और बिहार में जो इंडिया गठबंधन के कह सकते हैं जन्मदाता ही थे उनको ही अपने खेमे में कर लिया, और नीतीश कुमार के जाने से बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में, और क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर अपने ही पार्टी पर कहीं ना कहीं खतरा बन गए हैं, या उनकी पार्टी का वजूद बचेगा भी या नहीं, क्या नीतीश की जो वापसी बिहार की राजनीति में होगी भी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ रूम में हमारे तमाम साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार का भविष्य और जेडीयू का कहीं ना कहीं किस ओर जाएगा, कि बिहार की राजनीति में वह कौन से मोड़ आने वाले हैं जिसको लेकर अब खबरें लगातार बन रही हैं। तो मेरा पहला सवाल रहेगा अक्षय से, जिस तरीके से आपने देखा कि नीतीश कुमार ने अब 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन बनाया उन्होंने, और अब वही इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर चले गए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले क्या नीतीश का जाना इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी, या फिर इनके जाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए सिराज, बहुत बड़ी तो शायद ना रही, लेकिन हाँ बड़ी चुनौती ज़रूर यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि संयोजक का पद या संयोजक के रूप में भले ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने नीतीश कुमार को स्वीकार ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही जन्मदाता है। जैसे कि आपने अभी कहा भी, इंडिया गठबंधन के वे ही यहाँ पर वे नेता थे जिन्होंने कई राज्यों के दौरे किए, राज्यों में यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे वार्ताएँ की, चाहे वो यहाँ सत्ता में विराजमान हो अपने अपने राज्यों में, या प्रमुख विपक्षी दल हो या केवल विपक्षी दल यहाँ पर क्यों ना हो, उन्हें एकजुट किया। और फिर आखिरकार नीतीश कुमार की पहल से 28 विपक्षी राजनीतिक दल एकजुट हुए जो इंडिया गठबंधन के इस मंच पर एक साथ आए। हालांकि वहां पर फिर यहाँ जो नीतीश कुमार हैं उन दलों ने उन्हें यहाँ पर संयोजक के रूप में स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार यहाँ से अलग हो गए हैं तो निश्चित रूप से देखिए मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही एकमात्र नहीं है। ममता बनर्जी को देखिए आप, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल को लेकर रुख साफ कर दिया है कि सभी 42 सीटों पर वे अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी, वो वाकई में चिंता का विषय है इंडिया गठबंधन के लिए। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में 11 सीटें कांग्रेस को ऑफर की है तो इन 11 सीटों पर भी यहाँ
कांग्रेस की तरफ से सहमति अभी तक दर्ज नहीं की गई है। जयराम रमेश जो यहाँ पर बड़े दिग्गज और सक्रिय नेता हैं कांग्रेस के, वे ये कहते नजर आए कि अखिलेश ने जो 11 सीटों का जिक्र किया है वो औपचारिक ऐलान नहीं है, औपचारिक ऐलान बाकी है, अभी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन की तो देखिए जो स्थिति इस समय चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और नीतीश कुमार का जाना इंडिया गठबंधन की जो यहाँ पर स्थिति है उसको और ज्यादा चोट पहुंचाने वाली मुझे लगता है यहाँ पर होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से इंडिया गठबंधन से रिश्ता नीतीश कुमार ने तोड़ दिया है, या यूं कहें कि अब धागे में जो है गांठ बनकर रह गई है अब। लेकिन अगला सवाल यह भी बनता है कि नीतीश कुमार की वह छवि पहले जैसी रहेगी, जनता उन पर भरोसा करेगी, और क्या अब बिहार की राजनीति में नीतीश की वापसी रहेगी? मेरे साथ अमन सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति में क्या नीतीश कुमार दोबारा जो है वापसी कर सकते हैं, या फिर जैसा कि प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की है कि नीतीश के राजनीतिक करियर का यह आखिरी दौर चल रहा है। देखिए बिल्कुल, और कहा भी जाता है कि जो आसमां की बुलंदियों पे है उसको वापस ज़मीन पे आना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि जो आज बुलंदियों पे है वो हमेशा बुलंदियों पे कायम रहेगा। और ये लगातार हमने देखा भी, भारतीय राजनीति में एक समय इंदिरा का दौर था, एक समय जवाहरलाल नेहरू जी का दौर था, राजीव का दौर था, अटल जी का दौर था, आज मोदी जी का दौर है। इसी तरह से तमाम सारे दौर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपने किरदार को किस अदायगी से पेश किया है, किस तरह से उसको जिया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आपने क्या सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए सारी चीज़ें की हैं, ये अपने आप में बेहद ज़रूरी हो जाता है देखना। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि राजनीति में जो अंतिम मकसद होता है वो सत्ता पर काबिज होना ही होता है, लेकिन उसके लिए आपके प्रयास किस तरह के हैं, क्या आप अपनी जो मूल सिद्धांत हैं उससे भी समझौता करते हुए नजर आते हैं? क्योंकि कल तक आप जो है बीजेपी के लिए तमाम सारी अनाप शनाप की बातें बोलते थे, और सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी हमने देखा है कि बोलते रहे हैं। और मुझे याद है कि एक बार डीएनए को लेकर नीतीश जी ने बहुत कुछ सुनाया था मोदी जी के लिए, और तमाम सारी बातें कही थी। तो ये लगातार तलखी का दौर रहा है। लेकिन बीते अगर बात करें, जब उनका दोनों का अलगाव हुआ था, उससे उन्होंने कहा था कि अब मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बीजेपी में जाना पसंद नहीं करूंगा। जब ऐसी बातें आप इतनी बड़ी बातें आप करते हो, और ये आप करते हो, कोई दूसरा नहीं करता है, तो ऐसे में आपको ये सब बातें करते हुए सोचना चाहिए कि आज भले ही दुश्मनी हो लेकिन कल अगर दोस्ती हो तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार लगातार इसमें चूक रहे हैं, और लगातार जो कह सकते हैं कि जिस भी पाले में जाते हैं उसका तो खूब बखान करते हैं, लेकिन जहाँ से आते हैं उसकी तमाम सारी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की जो एक कह सकते हैं छवि है वो लगातार बहुत जो है कह सकते हैं कि अब उतनी बेहतर नहीं रह गई जिसके ऊपर जनता भरोसा कर सके। क्योंकि आखिर में तो जनता को आपकी जवाबदेही तय करनी ही होती है। भले ही आपको 3-4 साल का मौका मिलता है, लेकिन 5वें साल में आपको जब जनता के सामने जाते हैं तो आप किस बात को लेकर जाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप क्या इसको लेकर जाएंगे कि मैंने एक ही कह सकते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में मैंने 3-4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, और कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, फिर आरजेडी, फिर बीजेपी। तो कुल मिलाकर आपकी जो एक जिम्मेदारी है उसको ऊपर भी सवाल निशान लग जाते हैं। यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि भाई तकरीबन 2025 के आसपास तक जेडीयू समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उनके फैसले इस तरह के हैं। देखिए राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन इसका जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ में इस तरह से कह सकते हैं कि गठबंधन करते हुए नजर आए, जबकि आप पहले उसी का खुद विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर नीतीश का जो कह सकते हैं कि एक विश्वसनीयता थी उसके ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, और साथ में ये भी हुआ है कि आने वाले दिनों में क्या जेडीयू के पास जितनी सीटें अभी हैं उतनी भी रह पाएंगी। सर, राजनीति में जो है सभी पार्टियों का विचार कहीं ना कहीं अलग होता है, उसी हिसाब से वो चुनाव में रणनीति बनाते हैं, तैयारियां करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, किस रणनीति के तहत वो जनता के बीच दोबारा वोट मांगने जाएंगे? देखिए पहली बात तो मुझे लगता है कि जो 2024 का आम चुनाव है उसी में बड़ी रार आपस में पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप देखें, पूरे माहौल को समझें, तो तकरीबन नज़र ये आता है कि 40 जो सीटें उसके ऊपर इससे पहले दोनों ही जब साथ में थे तो 17 यानी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसके बाद दोनों ही पार्टियों ने लगभग सीटें जीती। बीजेपी ने जहाँ 17 जीती तो वहीं जेडीयू के हाथ में 16 सीट लगी। अब जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव में जाओगे तो क्या जेडीयू समझौता करती हुई नजर आएगी, जबकि उसकी स्थिति वैसी नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में यहाँ पर भी तनातनी का माहौल रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजद अभी भी कह रही है कि अभी भी जो ये सरकार बनी है इसमें विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है। ललन सिंह को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, उनका
जिक्र कहीं भी आप देख रहे होंगे नहीं हो रहा उतना। तो कहने का मतलब ये है कि क्या जेडीयू खेमा भी एकजुट है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब विश्वास मत के ऊपर कहानी निकल कर आए उस समय जो जेडीयू ही दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़े? तो कुल मिलाकर अभी संभावनाएं बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं। कुल मिलाकर सरकार बन गई है, ये एक अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना और किस तरह चलाना ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल तक आप उन तमाम चीज़ों का विरोध करते थे, तमाम चीज़ों के बारे में आप जो हल्ला बोल करते थे, आज उन्हीं के साथ में आप सरकार चलाओगे तो आपके लिए भी मुश्किल होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुश्किल तो नीतीश कुमार के लिए भी होगी और उनकी पार्टी जेडीयू के लिए भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जो आग की शुरुआत आखिर हुई कहां से? क्या ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया पीएम की चेहरे के लिए जब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे? क्या वहीं से जो है नीतीश कुमार की नाराजगी शुरू हुई? और नीतीश कुमार जो कि काफ़ी उम्मीदों के साथ इंडिया गठबंधन में आए थे, भले ही वो ये दावा करते हैं कि मुझे ना संयोजक बनना है, ना मुझे पीएम के लिए कुछ तैयारियां हैं, लेकिन राजनीति में किसी की भी जो कह सकते हैं लालसा कम नहीं होती। और वहीं से क्या सारी चीज़ें शुरू हुई थी? मेरे साथ दौलत है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार की क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। क्योंकि नीतीश कुमार ही विपक्ष के एक ऐसे नेता है जिन पर अभी तक कोई भी दाग नहीं लगा ईडी या सीबीआई को लेकर, घोटाले को लेकर। तो क्या उन्होंने राजनीति के लिए, कुर्सी के लिए दल बदल की राजनीति कर रहे हैं या फिर कोई और बात है? देखिए, देखा जाए तो नीतीश कुमार हर बार जब भी चुनाव होते हैं वो भाप लेते हैं कि लहर यहाँ पर किसकी है और यहाँ किसका पलड़ा भारी है। और यहाँ पर भी 2024 में देखा जा रहा है, 14 से लेकर 24 तक स्थिति वही बनी हुई है कि दोनों बार लोकसभा चुनाव हुए और लहर यहाँ पर बीजेपी की रही। और इस बार भी कहा जा रहा है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई और फैसलों के बाद यहाँ पर जो लहर है फिर दोबारा बीजेपी की तरफ है, या फिर आप कह लीजिए एनडीए की तरफ है। तो उस लहर को भापते हुए नीतीश कुमार ने अपने हक में ये फैसला लिया है कि मैं वहाँ जाकर पहले अपने लोकसभा सीटें बचाऊँ, अपने सांसदों को बचाऊँ, और उसके बाद तो वो दोबारा फिर यहाँ पर जो है गठबंधन कर सकते हैं। 25 में अगर चुनाव होंगे दोबारा वो कर सकते हैं। वो ऐसा कई बार कर चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आपने जहाँ पर कहा कि ईडी सीबीआई जैसा दाग नहीं है, लेकिन बार बार दल बदलना, एक दल को झूठा बोल के फिर दोबारा उसी दल के पास चला जाना, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा दाग है कि आप अपनी राजनीति के लिए किस तरीके से दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद फिर उनको बुरा कहते हैं और फिर वो कुछ सालों बाद आपके लिए अच्छे बन जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे इनके स्टेटमेंट की एनडीए की ना जाने कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब एनडीए के साथ नहीं थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी बुराई कर रहे थे, अमित शाह की कितनी आलोचना वो करते थे। तो देखा जाए राजनीति का हिस्सा है कि जहाँ की भी लहर होती है राजनेता तो वहीं जाना चाहता है, और नीतीश कुमार का तो ये इतिहास ही रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि जिस तरीके से लोग कहते हैं कि वादे ना करना, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। और एक बार फिर से नीतीश कुमार ने इस बात को जो है दोबारा साबित कर दिया है, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाकर खड़ा कर दिया है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 9वीं बार अब सीएम पद की शपथ ली है। मेरे साथ अबरार है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी दल बदल की रणनीति कर रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव तक ये दोबारा 45 सीटें या यूँ कह सकते हैं इनकी सीटों में बढ़ोतरी मिलेगी, या फिर यहाँ से नीतीश कुमार के जो राजनीतिक करियर है वहाँ पे अब एंड होना शुरू हो चुका है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जेडीयू पार्टी का कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है बिहार की राजनीति में। और अब इस वजह से या फिर इस कदम से आप कह सकते हैं कि जो उनके वोटर्स हैं ख़ास तौर से वो जो है कंफ्यूज होंगे, चूँकि जेडीयू का कोई अपना आप कह सकते हैं कि उस तरीके से मजबूत जनाधार अब नहीं रह गया है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की उस लहर में जो है उनकी कुछ ना कुछ सीटें बच ज़रूर जाएंगी, लेकिन वो भाजपा की वजह से नीतीश कुमार फिर भी वहीं के वहीं रहेंगे। और अब नीतीश कुमार की किस्मत का फैसला 2025 के चुनाव में होगा। चूँकि 2024 का चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो है 7-8 सीटें उनके आ ही जाएंगी, लेकिन 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो दरअसल उस चुनाव में ये तय होगा कि नीतीश कुमार की अब राजनीतिक हैसियत बिहार में कितनी जो है बची रहेगी। आपने बात की कि 7-8 सीटें जो हैं उनको मिलेंगी, तो बड़ी बात तो यह है कि क्या बीजेपी उनको इतनी सीटें देंगी भी लड़ने के लिए? नहीं, बिल्कुल देना ही पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी मजबूरी है। बीजेपी बिहार में जो है पिछली बार 39 सीटें जीती थी, तो जाहिर सी बात है कि
वो एक बड़े साथी की तलाश में थी बिहार में, क्योंकि चिराग पासवान या जीतन मांझी जैसे नेताओं के साथ वो वहाँ पर जो है उतनी बड़ी जो है संख्या में सीट तो नहीं जीत सकती थी। तो नीतीश कुमार की ज़रूरत थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ही जाने वाले थे, क्योंकि आरजेडी तो जाएगी नहीं, कांग्रेस तो जाएगी नहीं, सीपीआईएम तो जाएगी नहीं। तो नीतीश कुमार ही एक चेहरे थे जो पलटी मार सकते थे, और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और नीतीश कुमार का साथ उनको मिला भी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो नीतीश कुमार की वजह से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अपना वोट बैंक है, अपना जनाधार है। जहाँ तक जो फ़ायदा होगा वो नीतीश कुमार को बीजेपी की वजह से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन विधानसभा में असल लड़ाई होगी। विधानसभा के चुनाव में जब नीतीश कुमार उतरेंगे, चाहे वो भाजपा के साथ उतरें या फिर एक बार पलटी मारते हुए आरजेडी के साथ उतरे, उस समय दरअसल ये तय होगा कि आपको लगता है विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी उनको इतनी कह सकते हैं तवज्जो देगी? ये बिल्कुल बीजेपी की भी मजबूरी है, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर तो सरकार बिहार में कभी बनाई नहीं है। तो इस बार भी जो है गठबंधन करने के पीछे क्या था मकसद? अब आप सोचिए कि उसी नीतीश कुमार को फिर से एक बार भाजपा भी अगर मुख्यमंत्री बना रही है तो मजबूरी में बना रही है। लेकिन अब देखना है कि 24 के चुनाव में नीतीश कुमार को जनता कितना पसंद करती है एज अ मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका असल जो आप कह सकते हैं इम्तिहान, असल परीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर है। लोकसभा चुनाव में तो पार्टी जो है सीटें जीते या ना जीते उनका अब केंद्र की राजनीति में उतना दखल तो है नहीं, बिहार की राजनीति में दखल है। तो बिहार में विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, अभी भी आप सोचिए, तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़रूर हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की है, और आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि चौथे नंबर की बन जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी जो है महागठबंधन में अच्छी खासी सीटें लाई थी उस बार। तो अब देखते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की हैसियत बिहार की जनता क्या तय करती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब जनता के हाथ में ही है, क्योंकि जनता ने ही नीतीश कुमार को जो है कई बार सीएम बनाया और बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर बैठाया। लेकिन नीतीश कुमार के भविष्य पर आखिर अब जनता का आखिरी दाव होगा कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या बिहार की जनता दोबारा नीतीश कुमार को चुनती है अपनी सेवा के लिए, या फिर जो है अब कोई और पार्टी का आगमन होगा। नाम तो आ रहा है प्रशांत किशोर का भी, जिस तरीके से जन स्वराज को लेकर क्रांति ला रहे हैं बिहार में, लगातार वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी, महंगाई, इन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। क्या वो प्रशांत किशोर हैं जो जेडीयू का विकल्प बन सकते हैं? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।